हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है क्राइम किंग। महानगर राज यानी नागराज का नया घर। नागराज को अपने घर में गंदगी पसंद नहीं, अपराध जैसी गंदगी, और इसी गंदगी को दूर करने के लिए नागराज के नाग पूरे महानगर में फैल चुके हैं, जो ढूंढेंगे अपराध के अड्डे और उसकी मानसिक सूचना पहुंचाएंगे नागराज तक, और नागराज खत्म करेगा अपराध साम्राज्य, उस अनोखे अपराधी का जिसको अपराध की दुनिया कहती है क्राइम किंग, जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। इनमें से कुछ अपराधों से तो नागराज की सैनिक खुद ही निपट लेते हैं, लेकिन कुछ अपराधों से निपट सकता है सिर्फ उनका स्वामी नाग सम्राट नागराज। मुझे गरल दत्त के मानसिक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वह महानगर के पूर्वी छोर पर स्थित एक गोदाम से मुझे संकेत भेज रहा है, यानी वक्त आ गया है अब नागराज का महानगर के अपराध जगत को खत्म करने का अभियान शुरू करने का। और महानगर के पूर्वी इलाके गोरी बंदर के एक गोदाम में संभल कर इन पेटियों में बारूद भरा हुआ है। गिरने ना पाइए। क्या कर रहा है बे? खुद ही गिरा दिया ना। पेटी को चक्कर आ रहे हैं क्या? ओह सांप, एक सांप से डर रहा है। अभी इसका काम तमाम किए देता हूँ मैं, ले संभल कर। अरे अरे, यह क्या? यह सांप तो उड़ रहा है और इस कलाई के अंदर समा रहा है। इसका तो एक ही मतलब है सही, और वह है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का दुश्मन नागराज यहाँ पर आ पहुँचा है। नागराज महानगर में, लेकिन यहाँ तक ये पहुँचा कैसे? सोचो, खूब सोचो। लेकिन इस टूटे बक्से ने मुझे यह जरूर बता दिया है कि मैं पहुँचा सही जगह पर हूँ, और अब तुम लोगों को भी अपनी जगह पर पहुँचा दिया जाएगा, जेल में। भून डालो इसको। बड़े मूर्ख आदमी हो, मुझे जानते हो, पर मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। वैसे तो गोलियों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इस वक्त हम बारूद के भरे एक गोदाम में खड़े हैं और धमाके से मेरे कानों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए सबसे पहला काम तो तुम लोगों के हाथों से इन खतरनाक खिलौनों को आज़ाद कराना है, और उसके तुरंत बाद तुम लोगों के दिमाग को अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि तुमको वह याद आ जाए कि तुम किसके लिए काम करते हो। बोलो, किसका है यह गोदाम? कौन है तुम्हारा मालिक? हम यह तुमको नहीं बता सकते हैं नागराज, क्योंकि अगर हमने तुमको कुछ बताया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर तुम लोगों ने मुझे यह नहीं बताया तो भी तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे चुंगल में आकर हमारा बच निकलना असंभव है नागराज। हम तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम डूबेंगे तो तुम भी हमारे साथ डूबोगे नागराज। ओह नो, ये क्या किया इसने? नागराज अगर बिजली की फुर्ती से ना कूद दिखाता तो वह भी उस भीषण विस्फोट की चपेट में आ जाता जिसने बाकी तीनों गुंडों को निगल लिया था। उफ, कौन था इस अवैध बारूद से भरे गोदाम का मालिक, जिसका नाम बताने के बजाय इन गुंडों ने मौत को चुन लिया है? अगले दिन सुबह सुबह अवैध बारूद के गोदाम में धमाका, पुलिस की छानबीन जारी। महानगर में पहली बार नागराज का कारनामा। ये तो करिश्मा तुमने कर दिखाया नागराज। हाँ भारती, महानगर के अपराध जगत का ये मेरा पहला सलाम था, पर यह कामयाबी अधूरी है। मैं यह पता नहीं लगा सका कि वह गोला बारूद किसका था और किस काम के लिए रखा था वहाँ पर। यह पुलिस पर छोड़ दो नागराज, अभी हमको अपना सैटेलाइट चैनल शुरू करना है। मैंने अपने बॉस से बात भी की थी, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो वे अपने सैटेलाइट चैनलों को हमको पार्टनर बनाने के लिए राजी हैं, और यह सब बाद में देखेंगे भारती। अभी एक और ज़रूरी काम, तुम मेरे साथ आओ। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो नागराज? बिजनेस शुरू करने के लिए पहला कदम उठाने भारती। अगर हम किसी व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उस पैसे का सही हिसाब किताब होना बहुत ज़रूरी है, वरना कल को यह सवाल कभी भी उठ सकता है कि भारतीय कम्युनिकेशन के पास वह करोड़ों रुपए आखिर आए कहाँ से। बात तो सही है, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। फिर क्या करने जा रहे हो तुम? मैंने अपने खजाने का एक हिस्सा सरकार को सौंप देने का निर्णय लिया है भारती। उसकी एवज में सरकार हमें उसके मुआवजे के रूप में काफ़ी पैसा देगी, और वह सारा धन सफ़ेद होगा। वाह, ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने हैदराबाद के निजाम का खजाना लेने के समय किया था। हाँ, यह पूरा का पूरा काम अत्यंत गुप्त रूप से होगा। यह मेरा अनुरोध था और मंत्रालय ने मेरा यह अनुरोध मान लिया है। अभी हम इसी मंत्रालय के मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं भारती, और इसी वक्त महानगर में किसी अज्ञात स्थान पर गुलाम अंदर आने की इजाज़त चाहता है। महामहिम हेड, अंदर आओ। तुम्हारा हेड को गुलाम का सलाम। क्या तुम हेड को यह बताने आए हो कि कल रात को हमारा गोदाम नंबर 24 जल कर राख हो गया है और हमारे 3 आदमी मारे गए हैं? नहीं स्वामी, मैं जानता हूँ कि महानगर में घटने वाली हर घटना का आपको तुरंत पता चल जाता है। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि खबर एकदम पक्की है, गोदाम नागराज ने ही नष्ट किया। मुझे शक तो था कि कहीं पुलिस ने मेरी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाई है,
नागराज का नाम लेकर हमें डराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नागराज सचमुच में महानगर में है। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है। नागराज किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है। वह महानगर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, इसलिए जब तक वह इस शहर में है तब तक सारे धंधों को तुम बंद कर दो। हम खाम खा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। जो आज्ञा महामहिम। ये था महानगर के अपराध जगत का सुप्रीम हेड, जिसका ख्याल पूरी तरह से गलत था। महानगर में नागराज जाने के लिए नहीं आया था। हमने तुम्हारे द्वारा सरकार को दिए गए रत्नों का मूल्यांकन करवाया है नागराज। वैसे तो वे रत्न बेशकीमती हैं, लेकिन उनके मुआवजे के रूप में सरकार ने तुमको 65 करोड़ देने का निर्णय लिया है। यह राशि का चेक तुमको 3-4 दिनों में मिल जाएगा। मैंने आपसे यह मामला गुप्त रखने का अनुरोध किया था सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह चेक मेरे सहयोगी मिस भारती के नाम पर हो। तुम्हारी प्रार्थना वैसे तो ऐसा मान्य है नागराज, लेकिन देश के प्रति तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए हम तुम्हारी बात को मानने पर बाध्य हैं। धन्यवाद सर। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आगे कोई आवश्यकता हुई तो मिस भारती आकर आपसे मिल लेंगी। वाह नागराज, तुमने तो एक बड़ी समस्या को चुटकी बजाते ही आसान कर दिया। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अब तो तुम मेरे साथ चल सकते हो ना, मेरे बॉस से मिलने। अभी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है भारती, चेक मिल जाने के बाद बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस पूरे मामले में सामने नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह जाहिर नहीं करना चाहता हूँ कि भारती कम्युनिकेशन से नागराज का कोई संबंध है। यानी यह संबंध जाहिर हो गया तो मेरे दुश्मन भारती कम्युनिकेशन को अपना निशाना बनाना शुरू कर देंगे और फिर मेरा नागराज से राज बनने का मतलब नहीं रह जाएगा। मैं भारती कम्युनिकेशन में एक मामूली कर्मचारी बनकर ही काम करूँगा और तुम रहोगी भारती कम्युनिकेशन की मालिक, और दुनिया के सामने राज का और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। वैसे भी अभी मेरे लिए यह पता करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वह गोले बारूद से भरा गोदाम देश के किस गद्दार का था। अगले दिन कुछ दिनों तक महानगर के अपराधियों के बीच नागराज का आतंक छाया रहा। कुछ धंधे तो सुप्रीम हेड ने खुद बंद कर दिए थे और बाकी धंधे नागराज ने बंद करवा दिए थे। और हर अपराधी से नागराज का एक ही सवाल था, कौन है अवैध गोला बारूद और हथियारों का सौदागर, कहाँ रहता है देश का वह गद्दार। लेकिन नागराज को हर जगह से एक ही जवाब मिला, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, कसम ले लो माँ की, हम कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस भी नागराज की कोई मदद ना कर पाई। कुछ पता चला कमिश्नर साहब, नहीं नागराज, तुमने जितने अपराधी पकड़कर हमारे हवाले किए थे हमने उन सब की चमड़ी उधेड़ दी, पर कोई अपना मुंह खोलता ही नहीं है। ओफ, यानी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा महानगर को हुआ है नागराज। इतने सालों में पहली बार कल किसी भी थाने में कोई भी आदमी रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया है। अपराधियों के साथ साथ अपराध भी एकदम गायब हो गया है। तुम्हारे आने से तो महानगर की काया ही पलट गई है। यह शांति अस्थायी है कमिश्नर साहब। जब तक मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक खतरा बना ही रहेगा। नागराज का ख्याल सही था। यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। यानी नागराज ने पूरे महानगर में अपराधियों का कारोबार ठप कर दिया है। हमको रोज़ लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है और वह नागराज महानगर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ महामहिम, हमारे धंधे बंद कर देने के बाद भी वह हमारे अड्डों तक पहुंच गया सुप्रीम हेड। उसने उनको तबाह भी कर दिया, लेकिन वह हमारे अड्डों तक पहुंचा कैसे? वे तो अत्यंत गुप्त जगहों पर थे। यह पता करना ही पड़ेगा, कहीं हम में से कोई गद्दार तो नहीं है। ऐसा असंभव है महामहिम। अभी हमारे कितने ठिकाने बचे हुए हैं? सिर्फ एक महामहिम। वेरी गुड, नागराज वहाँ पर जरूर आएगा और जल्दी आएगा। वहाँ पर नागराज के स्वागत का इंतजाम करके रखो, पूरा इंतजाम। इसी वक्त महानगर के दूसरे हिस्से में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, डॉन पाशा, आपका पैसा मैं 1 महीने के अंदर अंदर चुका दूँगा। पाई पाई कल की बात थी वह, मिस्टर पहलाजा, आज की बात करो। पैसा हमको आज अभी चाहिए। नागराज ने हमारे सारे धंधे बंद करा दिए हैं। पैसे की सख्त कमी हो गई है। जब तुमको ज़रूरत थी तब हमने तुमको पैसे दिए, जितने चाहे उतने दिए, वह भी उस वक्त जब बैंकों ने तुमको उधार देने से मना कर दिया था। अब हमको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमारे पैसे चुका दो जल्दी से जल्दी। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो। मुझे अपनी सैटेलाइट कंपनी के लिए नए पार्टनर मिल गए हैं, उनसे पैसा मिलते ही मैं वह पैसा तुमको दे दूंगा। ओके ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन अगर 1 हफ्ते में पैसा हमारे पास ना पहुंचा तो उस खाली फ्रेम में तुम्हारी फ़ोटो लगाकर तुम्हारे घर वालों को भेज दी जाएगी, फूल मालाएं चढ़ाने के लिए, समझ गए ना? अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो तुम। और उसी रात को नागराज की सर्पसेना एक बार फिर महानगर का कोना कोना छान रही थी और नागराज उनसे मानसिक संपर्क बनाने के लिए ध्यान मुद्रा में लीन था। आज कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अपराधी काफ़ी चालाक है। पहले तो उसने अपने सारे धंधे बंद कर दिए ताकि मैं उनका पता न लगा सकूं, लेकिन मेरी सर्पसेना ने उन बंद जगहों का पता भी लगा लिया, पर आज तो कुछ भी मुझे संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये तो सर्प विस्कुट के संकेत है। उसने किसी अपराधी अड्डे का पता लगाया है। मैं इन मानसिक संकेतों का पीछा करता हूँ
कुछ ही देर में नागराज अपनी मंजिल के सामने खड़ा था। संकेत यहीं से आ रहे हैं। सामने 2 कारें भी खड़ी है, जरूर यही मेरी मंजिल होगी। लेकिन यह क्या? मुझे एकाएक मानसिक संकेत मिलने बंद कैसे हो गए हैं? बिस्कुट बिस्कुट तुम कहाँ हो? जो अब अगले ही पल नागराज के सामने आ गिरा। बिस्कुट ये तो मृत है, लेकिन यह अभी अभी मरा होगा, क्योंकि अभी तक सिग्नल मुझे मिल रहे थे। और इस घटना से एक बात साफ हो गई है, वह यह है कि ये गुंडे मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने बिस्कुट को ढूंढ लिया और उसे मार दिया है। इन दुष्टों को इस हत्या का तो दंड मिलना ही चाहिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से पता है वे मुझे मारने की पूरी तैयारी करके बैठे होंगे। दरवाज़ा टूटते ही कई घातक हथियार नागराज के शरीर में आ घुसे। नागराज का शरीर ऐसे जख्मों को सहने का आदी था, लेकिन गुंडों के शरीर ऐसे वारों को सहने के आदी नहीं थे। कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो गया अपराध के कीड़ों का एक और घर। नहीं नागराज, यह ट्रेलर तो सिर्फ इसलिए था कि ताकि करेंटर तेरी फाइटिंग स्टाइल को देख सके, और करेंटर ने तेरी फाइटिंग स्टाइल देख लिए। अब तू से ठीक उसी तरह से मरेगा जैसे करंटर ने उस सांप को मारा था, एक झटके से। इसकी तलवार में तो करंट दौड़ रहा है। इस पर मेरी शक्तियाँ असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका लबादा भी धातु के तारों से बना हुआ है और उसमें भी करंट दौड़ रहा है। चूँकि मैं इसके बॉस का पता जानने के बाद के लिए जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए इस पर तेज विस्फोकार नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरी हल्की विस्फोकार को इसके मास्क बेअसर कर दे रहे हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज, लेकिन मेरी तलवार तेरा हुलिया बिगाड़ कर रख देगी। यह तो बहुत तेज तलवार चलाता है। एक तो मेरा हाथ कट गया और ऊपर से झटका लगा, सो अलग लगा मुझे। इससे अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ मेरा रबल सोर का बूट ही है वह। लेकिन तेरी चीखें निकलती ही रहेंगी नागराज, क्योंकि मैं बड़े आराम से तेरा एक एक अंग काटूंगा। उफ, इसको तो जिंदा पकड़ना मुश्किल लग रहा है। अब इस पर तेज विस्फोकार का वार करना ही पड़ेगा मुझे। एक मिनट, अजीब बात, यह अपने हाथों की दोनों तलवारों को एक दूसरे के आसपास भी फटकने नहीं दे रहा है। पर क्यों? अगर ये तलवारें एक दूसरे को छू जाएंगे तो क्या होगा? अभी देख लेता हूँ ये मैं। तलवारों के एक दूसरे से छूते ही चिंगारियों से कमरा जगमगा उठा और अगले ही पल कैरेंटर की चीखें कमरे में गूंज उठी थी। ओफ, मेरा सोचना सही निकला। ये दोनों तलवारें बिजली के 2 पॉजिटिव और नेगेटिव तारों की तरह थी, और जब आपस में छूते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ख़त्म हो गया इसका करंट। लेकिन ये तो बाहर भाग रहा है। शायद अब इसका मुझे से झगड़ा करने का मूड नहीं है, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बॉस का पता पूछना है इससे। ओह, वह कार में भाग निकला। लेकिन यहाँ पर एक और कार खड़ी है। वह शायद उन गुंडों की कार होगी जिनको मैंने बेहोश कर दिया है। लेकिन अब यह कार मेरे काम आएगी, उस कार का पीछा करने के लिए। वह रही करेंटर की कार। अब कुछ ही सेकंडों में मैं उसको पकड़कर उसकी जुबान खुलवा लूँगा। लेकिन यह क्या? ये कार मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। लगता है जैसे ये कार अपने आप चल रही हो, और ये मुझे महानगर के बाहर पहाड़ियों की तरफ ले जा रही है। उधर जाने का तो एक ही मकसद हो सकता है, यह मुझे पहाड़ियों से गिराकर मारने का षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन मुझे मरने का फिलहाल कोई शौक नहीं है। यह कार चाहे तो खड्डे में गिर सकती है, लेकिन मेरे बगैर। लेकिन इस चक्कर में वह मेरे हाथ से निकल गया। पर एक फ़ायदा भी हुआ। इस कार के खड्डे में गिरने से दुश्मन यही समझेगा कि मैं भी इसके साथ ही गिर गया अंदर। अरे यह क्या? यह कार तो बैक हो रही है, वापस ऊपर चढ़ रही। आश्चर्य है यह। लेकिन नागराज के लिए आश्चर्य तो अभी सिर्फ शुरू हुआ था। उसकी आश्चर्य से पहले आंखों को अभी और फैलना बाकी था। ओह, ये क्या? क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही वह कार धीरे धीरे एक रोबोट में तब्दील हो गई थी। हे देवकाल जी, यह कार तो देखते ही देखते एक रोबोट में बदल गई है। ऐसा होने का एक ही कारण हो सकता है, और वह यह कि जिस अपराधी ने इस कार को भेजा है वह सारा दिल से देख रहा है, और उसने मुझे मौत देने का पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले मकान के अंदर गुंडों ने मुझ पर हमला किया। उनसे मेरी जान बच जाने की स्थिति में करेंटर ने मेरे पर हमला किया, और उससे बच जाने की स्थिति में अब भागना और मेरे लिए एक कार का वहाँ पर होना पहले से ही तय था, ताकि वह रिमोट कंट्रोल कार मुझे साथ लेकर खड्डे में गिर जाए, और अगर मैं उससे भी बच गया तो इस कार का रोबोट बनकर मुझ पर हमला करना भी पहले से ही तय था। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह एक अज्ञात अपराधी का आखिरी वार है। इसको ख़त्म करने के बाद यह लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कैसे? इस रोबोट पर ना तो मेरी विष पुकार काम करेगी, और ना ही मेरी सरफ सेना, और ना ही सम्मोहन शक्ति। हा, अब तेरा अंत आ गया है नागराज। अब तेरा अंत आ गया नागराज। तेरी कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तेरा अंत करके ही छोड़ूंगा। ले संभाल मेरा एक और लेज़र ब्लास्ट। इस बार का लेज़र ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली था। चट्टान के नुकीले टुकड़े जो हवा में उड़ते ही उड़ते, साथ ही साथ चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा भी पिघल गया। उफ, बाल बचा मैं। ये कार से रोबोट बना है, और अगर ये पहले कार था तो इसमें पेट्रोल टैंक जरूर होगा,
और उस टैंक में चट्टान का यह नोकीला टुकड़ा बड़े आराम से इतना बड़ा छेद कर सकता है कि पेट्रोल बहने लगे और यह दहकता हुआ चट्टान का टुकड़ा उसमें आग लगा सकता है। देखते ही देखते आग की लपटों ने रोबोट को घेर लिया। तो यह क्या, तूने मुझे नष्ट कर दिया नागराज। पर तू अभी जीता नहीं है। मैंने अपने अंदर लगा इमरजेंसी डिस्ट्रैक्शन सर्किट चालू कर दिया है। अब से 5 सेकंड के अंदर मेरा शरीर बम की तरह फट पड़ेगा। बचकर भाग सकता है तो 5 सेकंड में भाग ले। 5 सेकंड में मुझे तो कहीं नहीं भागना है, लेकिन मुझे यह जरूर देखना है कि इन 5 सेकंडों में तू कितने नीचे गिर सकता है। एक धमाके के साथ कार रोबोट के चिथड़े उड़ गए थे। नागराज यह भीष्म जंग जीत चुका था और सुप्रीम हेड अपनी सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गया था। नहीं, यह नहीं हो सकता है। सुप्रीम हेड के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता है, नागराज भी नहीं बच सकता है। नागराज की ताकत को हमने कम आंका था तुम्हारा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नागराज मरेगा और ज़रूर मरेगा, क्योंकि इस बार उसको हम मारेंगे। आप उसको मारने खुद जाएंगे सुप्रीम बॉस। शेर का शिकार खुद चलकर उसकी माद में आएगा। तुम सिर्फ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जितनी जानकारी मिल सकती है। नागराज मरेगा, ज़रूर मरेगा। कोई नागराज की मौत को तलाश कर रहा था और कोई नागराज की ज़िंदगी को तलाश कर रहा था। पिछले कई दिनों से नागराज की कुंडली की गणना करता आ रहा हूँ, परंतु हर बार कोई ना कोई चूक होती रही है। लेकिन आज मैं इस सत्य की गणना करके ही उठूँगा कि नागराज के जीवन के वे अज्ञात 40 वर्ष किस गुप्त स्थान पर व्यतीत हुए थे। मेरी गणना पूर्ण तो नहीं हुई है, परंतु जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उन 40 वर्षों के दौरान नागराज 63 डिग्री अक्षांश पर और 9 डिग्री देशांतर पर था। परंतु यह कैसे हो सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ उस स्थान पर तो भारतीय महासागर है, पानी के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। वैसे भी वह स्थान तक्षक नगर से काफ़ी दूरी पर, नागराज वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? ज़रूर मेरी गणना में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मुझे फिर से एक बार गहन गणना करनी होगी। वेदाचार्य यह नहीं जानते थे कि उनकी गणना में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर स्थित था दुनिया की निगाहों से छिपा हुआ नागद्वीप। संभल कर आगे बढ़ना भुजंगदंत। द्वीप के इस भाग के बारे में कोई नहीं जानता है, कोई कभी भी इधर नहीं आया, इसलिए तो कारागृह से भागे उस बंदी क्रूर सर्पी ने छिपने के लिए इस भाग को ही चुना है। लेकिन वह छिपेगा कहाँ? आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। उफ, वह रहा क्रूर सर्पी। उफ, परंतु ये अचेत है या सो रहा है। उफ, ये तो मृत पड़ा है। मृत? परंतु ये कैसे? इस देखने से तो लगता है कि ये विष से मरा है। इस झाड़ के फल विषैले खाकर इसका शरीर भी नीला पड़ गया है। विष से मृत्यु, वह भी नागद्वीप के एक नाग मानव की। परंतु कैसे? आश्चर्यजनक समाचार राजकुमारी विष सर्पी तक भी पहुंच गया। एक नागमानव की विष से मृत्यु, परंतु नागमानवों को तो सिर्फ महात्मा कालदूत का विष ही मार सकता है। मैं महात्मा कालदूत के पास यह जहरीला फल लेकर जाऊंगी, उनसे इस मामले पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करूंगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे महामंत्री जी, जो आज्ञा राजकुमारी जी। महात्मा कालदूत वह फल देखते ही चौंक गए थे। इस फल में तो देव कालजयी का विष है। इस फल को मेरा सत सत प्रणाम। परंतु यह विष भरा फल नागद्वीप में कैसे आया? जहाँ तक मैं जानता हूँ कालजयी देव ने तो इस द्वीप पर कभी दर्शन नहीं दिए हैं। देव कालजयी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ महात्मा, लेकिन मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। कैसी बात महामंत्री? करीब 60-65 साल पुरानी बात महात्मा कालदूत। देव कालजयी स्वयं तो यहाँ नहीं आए थे, परंतु उन्होंने सोपन में कुमारी विसर्पी के पिता महाराज श्री मणिराज को दर्शन दिए थे और उनके आदेश से महाराज भारी दुनिया में जाकर एक शिशु को यहाँ नागद्वीप में लेकर आए थे। उस शिशु को उसी स्थान पर रखा गया था जहाँ पर उस कैदी क्रूर सर्पी का विष से मृत शरीर मिला है। महाराज ने उस स्थान को निषिद्ध घोषित कर दिया था। महाराज की व्यक्तिगत सेविकाओं और राजवैद्य के अलावा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। भारी दुनिया का शिशु यहाँ नागद्वीप में आया था। मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? आप उस समय समाधि में लीन थे महाराज, आपका ध्यान भंग करने का साहस किसी में नहीं था। उसके बाद वह शिशु कहाँ गया? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता महात्मा। कौन था वह अद्भुत शिशु? कहाँ पर होगा इस वक्त वह शिशु? वह जिंदा होगा या नहीं? वह शिशु जिंदा भी था और सकुशल भी था, और इस वक्त वह महानगर में था। आपने मुझे याद किया मैडम भारती। हाँ राज, इनसे मिलो। ये है मेरे भूतपूर्व बॉस मिस्टर पहलाजा, हमारे होने वाले पार्टनर। ओह मिस्टर पहलाजा, ये है मिस्टर राज, मेरे पर्सनल असिस्टेंट और हमारी भारतीय कम्युनिकेशन के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हेलो मिस्टर पहलाजा। हाँ, तो अब काम की बात शुरू की जाए। तो मिस्टर पहलाजा, आपका क्या ऑफर है? यह तो तुम जानती हो भारती की हमारी कंपनी की अपनी सैटेलाइट है, इसलिए पार्टनरशिप की कीमत कम से कम 40 करोड़ तो होनी ही चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है राज? 40 करोड़ मुझे तो ज़रा ज़्यादा लगते हैं। वैसे भी मिस्टर पहलाजा की कंपनी अभी काफ़ी घाटे में जा रही है। मेरे ख्याल से 35 करोड़ ठीक रहेंगे और कंपनी में 51% हिस्सा, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट हमारे पास रहे। शट अप।
मालिकों के बीच में नौकर का बोलना बदतमीजी होती है मिस्टर राज। मैंने तो सिर्फ मैडम भारती को अपनी राय दी थी। अपनी राय अपने पास रखो, मैं जानता हूँ भारती के लिए क्या अच्छा है। शांत हो जाइए मिस्टर पहलाजा। मिस्टर राज सिर्फ हमारे पीए ही नहीं, मेरे सलाहकार भी हैं। इनकी सलाह के बगैर मैं कोई काम नहीं करती हूँ। आप बताइए कि आपको हमारा ऑफ़र मंजूर है या नहीं है। ये राज तो बड़ा सायना निकला। भारती को तो मैं चुटकी बजाते ही पटा लेता, लेकिन इस 2 कोड़ी के नौकर ने सब गड़बड़ कर दिया। खैर, इससे भी निपट लूँगा कभी ना कभी मैं। इस वक्त तो डॉन पासा के पैसे वापस करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना अपना राम नाम सत्य हो जाएगा। फिलहाल ऑफ़र मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। ठीक है भारती, मैडम भारती, मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है। गुड। आप पार्टनरशिप के पेपर तैयार करवाइए। मिस्टर राज के उन पेपरों को देख लेने के बाद मैं साइन कर दूंगी। ओके भारती, मैं पेपर कल लेकर आता हूँ। गुड नाइट मिस्टर राज। गुड नाइट मिस्टर पहलाजा। हाँ तो बॉस, मैंने एकदम परफेक्ट काम किया ना। परफेक्ट भारती, अब मुझे एक गिलास दूध पिलाओ। वापस लौटते पहलाजा के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। ये राज आखिर है कौन? पहले तो इसे भारती के साथ कभी नहीं देखा। कुछ भी हो, आदमी काफ़ी चालू लगता है और सयाना भी है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारती के पास एकाएक इतनी बेशुमार दौलत आई कहाँ से। एक तरफ सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे थे और दूसरी तरफ सवालों के जवाब मिल चुके थे। सुप्रीम हेड को तमारा का आदाब। ये रही नागराज से संबंधित सारी जानकारियों की कंप्यूटर डिस्क। इसको मैं आपके कंप्यूटर में लोड करके चला देता हूँ। शाबाश तुम्हारा, मुझे इन जानकारियों को ठीक से पढ़ लेने दो और फिर देखो नागराज की मौत का तमाशा। अगली रात महानगर में एकदम शांति रही। ना तो सर्प सैनिक के सैनिक कुछ ढूंढ सके और ना ही नागराज, लेकिन अपराध तो है जंगली झाड़ होता है जो बार बार जड़ से उखाड़ने पर भी उग जाता है। और फिर अगली रात को एक ही चीख ने अपराध के उस सन्नाटे को तोड़ दिया था। बचाओ बचाओ मुझे, जल्दी से मार निकाल तू, वरना कहीं नागराज आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। ये मामूली गुंडे हैं, उस चालाक अपराधी के आदमी नहीं लगते हैं। वैसे भी ये मेरा मुकाबला करने के बजाय भागने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। खैर, वह अपराधी कभी ना कभी मुझ पर हमला जरूर करेगा। तब तक मैं अपनी सर्प सेना से मानसिक संपर्क बनाए रखूँगा। धन्यवाद नागराज, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगी। आज तुमने मेरी जान बचाई है और इज्जत भी, लेकिन तुम कौन हो? ऐसे कपड़े पहनकर रात के इस सन्नाटे में क्यों घूम रही हो? यह मेरा शौक नहीं, मजबूरी है नागराज। मैं ओथेलो क्लब में एक कैबरे डांसर हूँ। परिस्थितियों में से मजबूर होकर यह पैसा मुझे अपनाना पड़ा। आज लेट सो करके घर आ रही थी तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। इस शॉर्टकट से पैदल जा रही थी तो गुंडों ने घेर लिया। ओह चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मिस सीना, मेरा नाम सीना है नागराज। किस मजबूरी की वजह से तुमको यह पैसा अपनाना पड़ा सीना? मैं एक अच्छे घर की बेटी हूँ नागराज। एक केस में गवाही देने के कारण एक कमीने ने मेरे माता पिता को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उस वजह से आज मैं कैबरे डांसर बन गई। और वह कमीना महानगर का सबसे बड़ा बॉस बन बैठा है। महानगर का सबसे बड़ा बॉस यानी तुम उस अपराधी को जानती हो? खैर, कौन है वह? मेरे घर में उसकी एक पुरानी फ़ोटो रखी है, अखबार में छपी थी। मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। और शीघ्र ही आओ नागराज आओ। मैं लाइट जलाती हूँ। लाइट का स्विच दबा और नागराज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कैसे हो नागराज? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? ये क्या कर रही हो रीना? मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मेरी जान किसी से नहीं बचाई नागराज, वे गुंडे मेरे ही आदमी थे। और रही फ़ोटो दिखाने की बात, तो वह तुम सुप्रीम बॉस को खुद ही देख लोगे। अगर वहाँ तक पहुँचने तक तुम जिंदा रहे तो गुड बाय नागराज। गुड बाय नहीं रीन सीना, मुझे इन दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उफ, मेरे हाथ लगाते ही दीवार से नोकीले कीले बाहर निकल रही है, यानी दीवारों से ऊपर चढ़कर जाने में खतरा है। और ना जाने कब कहाँ से कीले निकल आए। उफ, फर्श बीच से फट भी रहा है, नीचे दहकता हुआ लावा है। फर्श काफ़ी तेज़ी से दीवार में समाता जा रहा है। ऐसे में तो मैं जल्दी इस दहकते लावे में गिर जाऊंगा और ना तो खड़ा रह के बच सकता हूँ और ना ही दीवार पर चढ़कर। सिर्फ एक ही रास्ता, अगर वह काम कर जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा ख्याल सही निकला। सांप के सामने वाली दीवार से लड़ते ही वहाँ पर एक नोकीली कील निकल आई है और वह नोकीली कील मुझे बचाएगी। मेरी कलाई से निकलकर नागरस्सी उस कील में फंस जाएगी और उस नागरस्सी पर झूल कर दहकते हुए लावे को पार करता हुआ दीवार को तोड़कर दीवार की दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। मेरा ख्याल सही निकला। इस दीवार का खोखना होना ही था, क्योंकि मेरे दुश्मन ने इसके अंदर कीलें फिट की हुई थी और अगर ये दीवार पोली ना होती तो मैं इसको तोड़ नहीं पाता। अब मुझे बाहर निकलना है और इसके लिए मुझे रास्ता ढूंढना है। तभी नागराज की आवाज़ को एक दूसरी आवाज़ ने खामोश कर दिया। शाबाश नागराज, तूने पहली बाधा पार करके मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तू इतनी आसानी से मर जाता तो मुझे सचमुच बहुत दुख होता। अरे ये तो वही आवाज़ है जो कार से बने रोबोट से आ रही थी। हाँ नागराज, मैं वही हूँ और तेरी मौत का यह नाटक मैंने ही लिखा है। ये नाटक तेरी शक्तियाँ जानने के बाद ही लिखा मैंने।
तू गोलियों से नहीं मरता है, चाकू भालों तलवारों का तुझ पर असर नहीं होता है। किसी भी जीवित प्राणी को तू अपनी विष पुकार से बेहोश कर सकता है, विष दंश से तू मार सकता है उसे, लेकिन अगर तेरे शरीर का अंग कोई अंग पूरी तरह से कट जाए तो वह फिर जुड़ नहीं सकता है। और अब तेरा अंग नहीं बल्कि सारे अंग कटेंगे, और वह भी एक एक सा करके। देख ऊपर की तरफ नागर, उफ, यह तो एक धारदार चाकू का जाल है और यह मेरे ऊपर गिर रहा है। कमरा चारों तरफ से सील हो गया है, टूटी हुई दीवारें भी गायब हो गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही इस तेज धार जाल से बचने का। मैं बच नहीं सकता हूँ, पर अपनी मौत को थोड़ी देर के लिए तो टाल ही सकता हूँ मैं। शायद इतनी देर में बचने का कोई आइडिया सूझ जाए मुझे। नागराज की बलशाली भुजाओं ने टनों भारी जाल को बीच में ही थाम लिया था और कुछ पलों के लिए जाल का गिरना थम गया था। वाह नागराज वाह, सचमुच तेरे शरीर में हजारों नागों का असाधारण बल है, लेकिन तू भी इस जाल को ज़्यादा देर तक नहीं थाम सकता है। यह जाल गिरेगा, जरूर गिरेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा नागराज। मैं इस जाल को कुछ ही सेकंडों थाम सकता हूँ, लेकिन बचने का जो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है उसके लिए कुछ सेकंड ही ये बहुत हैं। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प नीचे टपकने लगे। हा हा हा, ये सांप तुझे नहीं बचा पाएंगे नागराज, और हाँ, तेरे साथ कटकर मरेंगे जरूर। साथ जिए थे और साथ मरेंगे भी ये तेरे। मेरे शरीर में नागों की ही शक्ति है और नागों के निकलने के साथ साथ मेरी शक्तियाँ भी घटती जा रही हैं। इस बार को मैं अब और नहीं उठा पाऊंगा। यह धारदार जाल मेरी जान लेकर ही रहेगा। और अगले ही पल एक झटके के साथ वह भारी भरकम और विशालकाय जाल जमीन से आ सटा। वाह, बेचारा नागराज इस लड़ाई का दूसरा राउंड ही नहीं झेल पाया। कितने दुख की बात है, मेरे द्वारा तैयार किए गए आगे के राउंड तो बेकार ही चले गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे चुनौती देने वाला एक और मच्छर मसल दिया मैंने। यह क्या, तीसरे राउंड से सिग्नल कैसे आ रहे हैं? वहाँ पर कौन पहुँच गया है? अभी रिमोट से तीसरे राउंड का वीडियो कैमरा ऑन करके देखता हूँ मैं। लकवा गरज सुप्रीम हेड ने ना जाने कैसे रिमोट से टीवी स्क्रीन को चालू किया। तीसरे राउंड में पहुंचने वाले को देखकर सुप्रीम हेड की आंखें फैलती चली गई थी। नागरा ये धारदार मौत से बच कैसे गया? लेकिन बचा था नागराज ऐसे। उफ, बाल बाल बचा। अगर जाल के नीचे गिरने के ठीक पहले मेरे नाग सर्प फर्श में छेद ना कर देते तो आज नागराज के बजाय नागराज के टुकड़े टुकड़े ही मिलते वहाँ पर। लेकिन यह मैं कहाँ आ गया हूँ? इस गोल कॉरिडोर से रोशनी आ रही है। यह बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता है और मौत तक पहुँचने का भी। खैर कुछ भी हो, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि इसके अंदर घुसकर किस्मत की आजमाइश की जाए। किस्मत की आजमाइश अगले ही पल हो गई। अरे ये कॉरिडोर का दरवाज़ा अपने आप क्यों बंद हो गया है? हाँ, दरवाज़ा बंद इसलिए हो गया क्योंकि ये तेरे ताबूत का ढक्कन है। अपने आप को अभी से मरा समझ ले नागराज, क्योंकि इस वक्त तू मुकाबले के तीसरे राउंड में और यह राउंड शुरू ही होता है मौत के धमाके से। तू जिस जगह पर खड़ा हुआ है नागराज, वह एक विशाल का रिवॉल्वर की नली है जिसके चैम्बर में पूरी 6 गोलियां भरी हुई है। सामने एक गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में से देख झाँक रही है। कुछ ही सेकंड बाद यह गोली पूरी नाल को घेरती हुई चलेगी और तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन गोलियां रुकेगी नहीं। पूरी की पूरी 6 गोलियां चलेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तीसरे राउंड से तेरा कीमा ही बाहर निकले। उफ, यह तो एक फुल प्रूफ जाल लगता है। जिंदा बाहर निकलना असंभव लगता है और मेरे पास ज़िंदगी के सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। और यह क्या, लोहे का एक टुकड़ा नीचे दब रहा है। शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। नहीं, यह ट्रिगर का ऊपरी हिस्सा है। अगर मैंने इसको दबाकर बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी और बाहर जाने से पहले ही मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए मुझे पहले गोली को ख़त्म करना होगा और इस काम में यह दबने वाला हिस्सा मेरी बहुत मदद करेगा। कुछ ही पलों में ट्रिगर दबेगा, ट्रिगर का वह ऊपर वाला हिस्सा भी दबेगा और गोली चलेगी। लेकिन इस वक्त मैं ट्रिगर के दबने से बने इस गड्ढे के अंदर सुरक्षित रहूँगा। गोली चलने के तुरंत बाद रिवॉल्वर का सिलेंडर घूमेगा ताकि अगली गोली खाने के सामने आ जाए, और उसी वक्त एक नाजुक क्षण में सिलेंडर घूमने के ठीक पहले गोली चल चुकने खाने से मैं घुस जाऊंगा। मैं गोलियां चलती रहेंगी, लेकिन मैं गोल घूमते सिलेंडर में सुरक्षित रहूंगा और गोलियां खत्म हो जाने के बाद शुरू होगा नागराज का खेल। गोलियों के धमाके के साथ साथ किसी के ठहाके भी गूंज रहे थे। हा, मैं जानता था कि नागराज तो यमराज तक मेरे तीसरे राउंड के रिवॉल्वर से नहीं बच सकेगा, इसलिए मैंने चौथा राउंड बनाया ही नहीं था। मेरे अपराध साम्राज्य को ख़त्म करने चला था वह मच्छर। सुप्रीम हेड के राज्य को ख़त्म करना चाहता था वह, लेकिन नागराज को ले गया है यमराज। कौन मानेगा कि असाधारण नाग शक्तियों से युक्त नागराज का एक अपंग आदमी ने कीमा बना दिया था। कोई नहीं मानेगा सुप्रीम हेड, क्योंकि तुमने नागराज को मारा ही नहीं है। नागराज तू जिंदा कैसे बचा? तुमने अपने राउंड में सब कुछ लगाया था सुप्रीम हेड, लेकिन दिमाग नहीं लगाया था। दिमाग मैंने लगाया और उसके सामने तुम्हारे मौत के राउंड ठहर नहीं सके हैं।
रिवॉल्वर के ट्रिगर के रास्ते मैं यहाँ तक आ गया और फिर तुम्हारे बड़बड़ाने ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब समस्या तो यह है कि मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम अपंग हो और अपंगों पर नागराज वार नहीं करता है। सुप्रीम हेड अपंग जरूर है लेकिन ऐसा ही नहीं है नागराज, और यह तू अभी देख लेगा। नागराज के संभलने से पहले ही सुप्रीम हेड की सवारी तेजी से आगे बढ़ी और नागराज के शरीर से जा टकराई। टक्कर किसी टैंकर के टक्कर जैसी थी। कुछ पलों के लिए नागराज का सिर चकरा गया। उसको इस बात का आभास ही नहीं था कि एक लेज़र गन उसकी तरफ चल चुकी थी। रिमोट कंट्रोल से गन का ट्रिगर दबा लेकिन नागराज तक नहीं पहुंच पाया। उफ, धन्यवाद सोडांगी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अब तुम वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। अब मैं इस हेड के चक्कर में नहीं आऊँगा, लेकिन इसको अपने चक्कर में मैं ज़रूर फंसाऊँगा। अब तेरा खेल ख़त्म हुआ सुप्रीम हेड, और तेरा अपराध साम्राज्य भी। लेकिन सुप्रीम हेड के पास पहुँचने से पहले ही नाग राख के ढेर में बदल गए थे। यह क्या? इसके तो चारों तरफ कोई सुरक्षा घेरा बना हुआ लगता है। हाँ नागराज, मैंने अपने चारों तरफ लेज़र किरणों का जाल बिछा रखा है। वैसे तो मैं चाहता था कि तू खुद मुझ पर हमला करे ताकि मेरे पास आते ही तू जलकर भस्म हो जाए, लेकिन तेरे नागों ने तुझे बचा लिया है। अब मेरी रिमोट कंट्रोल लेज़र गनें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उससे पहले मैं तुझे बेबस कर दूंगा। मेरे नाग लेज़र जाल के पार नहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरी विष पुकार ये जाल नहीं रोक पाएंगे। तेरी सारी शक्तियाँ जानने के बाद ही मैंने तुझको यहाँ पर बुलाया नागराज। मेरे पास तेरी विष पुकार का भी इंतजाम है। सुप्रीम हेड ने ना जाने कैसे रिमोट चालू किया और एक संक्शन पंप चालू हो गया था। नागराज की विष पुकार उसी में खिंच कर रह गई थी। तूने अपनी सारी शक्तियों को आजमा लिया नागराज। अब तुम मरने से पहले सुप्रीम हेड की शक्तियों को देख ले। उफ, लेज़र गनें फिर से शुरू हो गई हैं, पर कैसे? सुप्रीम हेड जरूर इनको रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा है, लेकिन कैसे? एक अपंग आदमी जिसका पूरा शरीर हिल तक नहीं सकता, वह भला रिमोट कंट्रोल कैसे चला सकता है? सुप्रीम हेड को हराने के लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, और यह सिर्फ बोल सकता है और कुछ। वाह, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मैं समझ गया हूँ कि सुप्रीम हेड रिमोट कैसे चलाता हूँ। इसको मारने के चक्कर में मैं अपनी ही लेज़र गन से अपने ही यंत्रों को नष्ट कर रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा मुझे। अगले ही पल सुप्रीम हेड के कवच से कई तलवारें चमक उठी थी और नागराज के शरीर को निशाना बनाकर लहराने लगी थी। उफ, अगर ये तलवारें मुझसे छू भी गई तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मेरे अंगों के कटने के बाद फिर जुड़ नहीं सकते हैं। मुझे सुप्रीम हेड के रिमोट को जल्द से जल्द नष्ट करना होगा और इसके लिए मुझे हेड तक पहुंचना होगा। और इसके लेज़र कवच का मैं क्या करूं? ये लेज़र कवच तो यह मेरे मरने के बाद ही बंद करेगा, इसलिए सबसे पहले मैं मरने का इंतजाम कर लूं। नागराज की आंखें पल भर के लिए सुप्रीम हेड की आंखों से टकराई और अगले ही पल एक तलवार नागराज के शरीर से आ टकराई। तलवारें घूमती रहीं और दर्द से तड़पते नागराज के अंग कट कट कर गिरते रहे और यह तड़पन नागराज की गर्दन कटने के साथ ही समाप्त हुई। हा, मर गया नागराज, काट डाला मैंने नागराज को। यह शायद मेरे मौत के राउंडों से इसलिए बच गया था क्योंकि इसकी किस्मत में तलवारों से कट कट कर मरना लिखा था। यहाँ अब मुझे लेज़र स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है और शायद अब कभी पड़ेगी भी नहीं। सुप्रीम हेड ने लेज़र स्क्रीन ऑफ कर दी थी और अगले ही पल एक जोरदार गुस्से ने उसके सारे दांतों को जड़ से हिलाकर रख दिया था और दूसरे गुस्से ने जड़ से हिले दांतों को जड़ से उखाड़ दिया था। नागरा, तुम फिर से जिंदा कैसे बच गए? कटने के बाद भी मैं कटा कब था सुप्रीम हेड? वह तो मेरा सम्मोहन था जिसने तुमको मेरी भयानक मौत का दृश्य दिखाया। मैं जानता था कि मुझे मरा समझकर तू लेज़र गन को जरूर बंद कर देगा। पास आकर तुम्हारे दांतों को आराम से तोड़ सकूंगा, क्योंकि यह मैं समझ चुका था कि तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे दांतों में लगे हैं, जिनको तुम जीभ से दबाकर चलाते हो। तू तो समझा है तूने सुप्रीम हेड को ख़त्म कर दिया है नागराज। नहीं नागराज नहीं, तूने मुझे सिर्फ एक छोटी सी शिकस्त दी है। सुप्रीम हेड इस वक्त असहाय जरूर है, लेकिन मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनकर वापस आऊँगा। इतना समय तू अपना कफन खरीदने में इस्तेमाल कर नागराज। सुप्रीम हेड ने अपनी थोड़ी से काले कपड़े को एक खास जगह पर दबाया और अगले ही पल दीवार में एक दरवाज़ा खुल गया। सुप्रीम हेड की सवारी उसमें समा गई थी। नागराज की दीवार तक पहुँच पाने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो चुका था। उफ, बच निकला वह सुप्रीम हेड, लेकिन मैंने उसके दांत तो तोड़ ही दिए हैं। फिलहाल वह देश और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है और जब तक वह वापस आएगा तब तक मैं उसका कोई ना कोई इलाज सोच ही लूँगा। लेकिन खतरा इस वक्त समाज और देश पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर मंडरा रहा था, क्योंकि इसी वक्त अंतरिक्ष में तैरती भारतीय कम्युनिकेशन की सैटेलाइट के पास यह सैटेलाइट हमारे काम के लिए एकदम उपयुक्त है। यही हमारा वह हथियार होगा जिससे हम इस पृथ्वी को अपना गुलाम बनाएंगे और इसकी शुरुआत होगी इस पृथ्वी के महानगरों की तबाही से। यह अंक एक आने वाली तबाही के सूचना देती हुई यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।